तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को पानी में डूबता हुआ देखते हैं। अचानक उसे होश आ जाता है। मालूम होता है कि ये उसका ख्वाब था और जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को फांसी से लटका हुआ पाया। वो तड़पती रही। अपने आप को बचाने के लिए उसने मदद की आवाज भी लगाई, पर कोई ना सुन सका और उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। साफ जाहिर था कि तैंत्री यानी लड़की खुद मरना नहीं चाहती थी, बल्कि उसे मारा गया था। खैर संकट होकर हमें कुछ दिन पहले तैंत्री को ही दिखाया जाता है, जो कि एक डॉक्टर है और हाइड्रोथेरेपी से वो एक बच्चे को जन्म दे रही है। तैंत्री जब इस बच्चे की हार्ट बीट चेक करती है तो अचानक से अपसेट हो जाती है। कुछ देर बाद उसके पास नर्स एदा आकर प्यार से उससे पूछती है, क्या हुआ तैंत्री, परेशान लग रही हो। उसका ये पूछना था कि तैंत्री उसकी गोद में सर रखकर रो पड़ी, लेकिन उसने एदा को कुछ नहीं बताया। अगले दिन एदा एक औरत को हाइड्रोथेरेपी रूम तक लेकर आई और अचानक जोर से चीख मारी कि जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो, लेकिन अंदर बस एक कॉकरोच था। फिर वो इस औरत से कहती है, आप यहीं पर वेट करने जरा, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। अभी वो पीछे मुड़ी ही थी कि औरत जोर से चिल्लाई और इस मर्तबा देखने पर वहाँ कोई कॉकरोच नहीं बल्कि तैंत्री की फांसी से लटकी लाश थी। सीन से कट हो जाता है और अगले सीन में हमें पीका और इरम नामी दो लड़कियों को दिखाया जाता है, जो एक नए नए बने हुए हॉस्पिटल में आती हैं और बताती हैं कि वो नर्सिंग स्कूल से आई हैं और यहाँ पर इंटर्नशिप करना चाहती हैं। कुछ देर बाद यहाँ पर एक ऑफिसर आता है और इन दोनों से कहता है कि यहाँ पर लड़कियों के लिए कोई इंटर्नशिप नहीं है। आप लोग यहाँ पर आए हैं तो एक रात रुक जाएं, लेकिन कल सुबह को आप चले जाइएगा और डॉक्टर से मैं खुद बात कर लूंगा। यहाँ पर सिर्फ लड़के ही इंटर्नशिप कर सकते हैं। इतनी देर में यहाँ पर एदा भी आ जाती है, जो इन्हें हॉस्पिटल का विजिट करवाने लगती है। पीका परेशान थी कि क्या इन्हें सच में यहाँ पर इंटर्नशिप नहीं मिलेगी। वो यहाँ पर किसी की रेफरेंस से आए थे। इरम पीका से कहती है कि तुम उससे बात करो। अब बात करने पर वो आदमी में तसल्ली देता है कि कुछ नहीं होगा, आप लोगों को यहाँ पर इंटर्नशिप मिल जाएगी, मैं खुद यहाँ के ऑनर से बात करता हूँ। पीका जब बात करके रूम में वापस आई तो उसने देखा कि इरम किसी से बात कर रही थी कुछ टैबलेट्स के बारे में जो उसने फार्मेसी से लेकर ली थी, और वो परेशान भी लग रही थी। पीका के आने पर इरम घबरा जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तब पीछे से पीका उसे रोककर बताती है कि तुम्हारी स्कर्ट पर ब्लड लगा है। इरम एकदम से थोड़ा और घबरा गई और फौरन वॉशरूम की तरफ आती है। कॉरिडोर से गुजरते हुए उसे कुछ अजीब महसूस होता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, और सच में हम एक डिमोनिक हाथ को उसकी तरफ बढ़ता हुआ भी देखते हैं। जैसे ही इरम को फील हुआ कि उसे किसी ने टच किया है तो उसने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। उसने इस चीज को इग्नोर किया और सामने वाला रूम खोला। ये टॉयलेट नहीं था, ये हाइड्रोथेरेपी रूम था। उसे पैड चेंज करना था तो उसने इसी रूम को यूज करने का फैसला किया, लेकिन एकदम से वहीं पर एक नल खुल गया जिसके अंदर से खून निकल रहा था। इरम घबराते हुए उस नल को बंद ही करती है कि पीछे से दूसरा नल खुल जाता है। दूसरे नल का पानी साफ था जिसको इरम इस्तेमाल करने लगी और तभी उसे किसी के कदमों के चलने की आवाज आई। उसे ऐसा भी लगा कि जैसे कोई उसके पीछे आकर खड़ा हो गया हो। उसने कर्टन हटाया तो यहाँ भी कोई नहीं था। इरम अब डर गई थी। वो यहाँ से जैसे ही बाहर निकलने लगी तो उसे एक और मर्तबा फील हुआ कि जैसे कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा है। इस टाइम हमें उसके पीछे काले हाथों का साया भी दिखाई दिया, जो उसके पीछे मुड़ गई ही गायब हो गया। तभी उसे आगे से किसी ने आवाज दी। डर कर उसने देखा तो यहाँ पर वो एदा थी, जो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इरम ने बताया कि मैं वॉशरूम ढूंढते हुए यहाँ आ गई थी। खैर सुबह होती है और हमें दिखाया जाता है कि पीका ने जिस आदमी से रेफरेंस दिलवाया था, उस आदमी ने यहाँ की मैनेजमेंट की नहीं टीटो से बात कर ली थी। टीटो इन दोनों से कहता है क्योंकि यह हॉस्पिटल 5 साल बाद खुला है, यहाँ पे रेनोवेशन और भी बहुत से काम है, इसीलिए मैं आप दोनों को यहाँ पर इंटर्नशिप करने की इजाजत दे देता हूँ। आज उन्हें अपने हॉस्पिटल के कैंपेन के लिए बाहर जाना था। टीटो जो कि डॉक्टर है, उसके साथ सारे ये हॉस्पिटल का स्टाफ बाहर जाता है और बाहर एक कैंप भी लगाता है, जिस कैंप में कोई भी शहर का आदमी नहीं आता और ना ही कोई भी उस हॉस्पिटल में जाने को तैयार था किसी सुसाइड केस की वजह से। टीका जब ये सुनती है तो एकदम से हैरान हो जाती है। टीटो इसके बारे में कहता है कि वो सुसाइड केस आज से सालों पहले हुआ था। मुझे नहीं लगता कि अब उसे डिस्कस करना कोई अक्लमंदी की बात है। टीटो रिंगो से कहता है कि तुम इन लड़कियों को लेकर हॉस्पिटल वापस चले जाओ, मुझे यहाँ कैंप पर ही थोड़ा काम करना है। सब मान जाते हैं सिवाय इरम के, जिसे कहीं और जाना था। वो असल में एक होटल रूम में अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आई थी, जो इस टाइम भी उससे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। इरम उससे कहती है कि ये सब पहले भी मेरी मर्जी से नहीं हुआ, तुमने पहले भी मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया था और उस दिन नशे की हालत में हम दोनों करीब आ गए थे, और देखो उसका अंजाम। आज मुझे फार्मेसी से टैबलेट लेनी पड़ रही है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो लड़का इरम से कहता है तुम परेशान क्यों होती हो, मैं तो इसकी सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। इरम को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पूछती है क्या हर चीज में तुम्हारी मर्जी चलेगी, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। हॉस्पिटल में दिखाया जाता है कि टीटो हाइड्रोथेरेपी रूम को अच्छे से साफ करने का ऑर्डर देता है ताकि उस रूम को किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सके। अब अगले सीन में हम इरम को टीटो के साथ देखते हैं ड्यूटी करते हुए।
अपने पेशेंट से फ्री होने के बाद टीटो इरम से कहता है कि अभी हमारी ड्यूटी टाइमिंग खत्म होने में 30 मिनट्स हैं। कोई भी पेशेंट आए तो मुझे तुम बुला लेना। उसके यहाँ से जाते ही पीका उसके रूम के अंदर झांकती है और उससे पूछती है कैसा रहा आज का दिन। इरम बताती है अच्छा रहा। टीटो रिंगो से जरा चेंज है। अभी वो बात ही कर रहे थे कि कोई अजीब सी लड़की बिना इनकी तरफ मुंह किए कमरे के अंदर आ गई और जाकर चेयर पर भी बैठ गई। इरम ने कहा आप कौन हैं? अभी तो कोई अपॉइंटमेंट भी बुक नहीं थी। वो लड़की कहती है मेरी अपॉइंटमेंट यहाँ पर बुक है। उसने इतने अजीब तरीके से कहा था कि पीका और इरम दोनों डर गए थे। पीका ये कहते हुए यहाँ से चली जाती है कि मैं काउंटर पर इसकी कंप्लेन करके आती हूँ और पीछे से ही इरम इस औरत के पास अकेली रह जाती है। बड़ी ही खौफनाक आवाज में फिर ये लड़की इरम की तरफ मुँह करती है। इरम डर गई। इरम ने उससे नाम पूछा तो उसने बताया तैंत्री। ये वही तैंत्री थी जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में सुसाइड करते हुए भी देख लिया है। तैंत्री इरम को देखकर कॉन्टिन्यूस स्माइल किए जा रही थी और कुछ भी नहीं। डरते हुए इरम शेल्फ की तरफ आकर उससे मुंह मोड़ भी लेती है, लेकिन तैंत्री फिर भी उसे घूरती रहती है और इस दौरान उसके मुंह से पानी टपक रहा होता है। ये देखकर इरम डरते हुए ही सही लेकिन तैंत्री के पास जाती है और उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को साफ करने की कोशिश करती है। जिस टाइम इरम ऐसा कर रही थी तैंत्री उसके पेट पर हाथ रख देती है। इरम और भी ज्यादा डर गई। इरम ने अपने आप पर काबू रखने की कोशिश की लेकिन एकदम से ही तैंत्री ने उसे डरा दिया और फौरन ही यहाँ की लाइट्स भी चली गईं। इरम की घबराहट तो अब सातवें आसमान को छू चुकी थी। उसने कांपते हुए हाथों से अपना मोबाइल ढूंढा, लाइट ऑन की और शॉक रह गई क्योंकि तैंत्री अब वहाँ नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से बाहर जाने लगी तो उसके मुंह पर दरवाजा बंद हो गया और जब खिड़की की तरफ मुड़ी तो खिड़की भी बंद हो गई। पीछे से कुछ टूटने की आवाज आई। इरम घबराते हुए पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि तैंत्री वहीं पर थी और दीवार पर अपना सर मार रही थी। इरम के देखते ही वो तेजी से इरम की तरफ बढ़ गई और इरम डर कर नीचे बैठ गई और तैंत्री अगले ही सेकंड वहां से गायब भी हो गई। जैसे ही इरम को ये यकीन हुआ कि तैंत्री उसके पास से दूर जा चुकी है तो इरम ने उठने की कोशिश की लेकिन अब उसे बहुत ही भारी भारी फील हो रहा था। दिखाया गया कि उसके कंधों पर तैंत्री बैठी हुई थी जिसने उसके मुंह पर हमला भी कर दिया और उसे नीचे भी गिरा दिया। जब वो दर्द से चिल्ला रही थी उसी टाइम पर यहाँ पर टीटो आया और उसे होश में लेकर आया। खैर सीन कट हुआ और हमें उसी स्वीपर को दिखाया गया जिसने पहले इरम से बदतमीजी की थी। इस टाइम एम्बुलेंस चलाते हुए वो एक ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश करता है और जैसे ही ऐसा करता है तो उसे सामने तैंत्री खड़ी नजर आती है। वो डर जाता है और एकदम से अपनी गाड़ी पीछे ले लेता है लेकिन उसे ट्रक को भी ओवरटेक करना था और जैसे ही उसने ट्रक को ओवरटेक किया तो तभी उसके सामने एक बस आ गई। उसे रुकना पड़ा और पीछे से ट्रक एकदम से आकर उसकी वैन के साथ टकरा गया जिसकी वजह से ट्रक में रखे हुए सारे आयरन रॉड्स उसकी गाड़ी के साथ साथ उसकी बॉडी में भी स्टैब हो गए और वो वहीं पर मारा गया और यहाँ से तैंत्री अगले ही सेकंड गायब हो गई। अगले सीन में हमें इरम को रोता हुआ दिखाया जाता है। पीका उससे आकर पूछती है क्या हुआ तो वो बताती है कि कल हीरो ने मेरे साथ बदतमीजी की थी और मैंने दिल में ये दुआ मांगी थी कि वो मर जाए लेकिन मैं सच में ऐसा तो नहीं चाहती थी। क्या वो मेरी वजह से मरा है? यहाँ पर पीका उसे हौसला देती है और कहती है परेशान मत हो, ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। दूसरी तरफ अब हमें एदा और एक और आदमी को दिखाया जाता है जिन्हें अब टीटू ने हाइड्रोथेरेपी रूम को ठीक करने का ऑर्डर दिया था लेकिन इस रूम को जितना ठीक करते थे वो और खराब होता जाता था। कभी उसके नल टूट जाते थे, कभी वहाँ का जनरेटर काम करना बंद कर देता था तो कभी वहाँ पे खुद ब खुद चीजें टूट जाती थी। वो आदमी एदा से कहता है ये रूम ठीक नहीं हो सकता, बेहतर यही है कि इस रूम को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। यही फैसला करते हुए ये लोग इस रूम के दरवाजे की जगह एक दीवार बना देते हैं और फारिग होकर जैसे ही ये आदमी बाहर जाने लगता है तो एकदम से वहाँ लाइट चली जाती है। उसे करीब से किसी औरत के जलने की भी आवाजें आती हैं। उसे लगा कि एदा होगी। वो पहले गया, जनरेटर उसने ऑन किया और एदा से कहा कि यहाँ मत फिरो। उसने बात बोली ये थी कि पीछे दीवार पर हमें तैंत्री को उल्टा लटका दिखाया गया और जैसे ही उसने आवाज की तरफ मुंह किया तो तैंत्री फौरन ही उसके मुंह के आगे आ गई और उसने अपना डरावना चेहरा दिखाकर इस आदमी को भी डरा दिया। अपने आप को बचाने के लिए वो वहाँ से ऐसा भागा कि उसने मुड़कर पीछे नहीं देखा। हॉस्पिटल के बाहर वो दरख्तों के पास आ गया और अब जहाँ पर वो आया था आगे उसके रास्ते में नदी थी जिसे पार करने के लिए वहाँ पर दरख्त का एक तना रखा गया था। डरते हुए जब वो उस पर चढ़कर इस जगह को पार करने की कोशिश करता है तो उसका बैलेंस खराब होने पर वो नीचे गिर जाता है। इसी तरह से लटक कर वो अपनी जान तो बचा लेता है लेकिन जितनी भी मर्तबा वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा था वो ऊपर नहीं आ पा रहा था क्योंकि नीचे से तैंत्री उसे पानी में खींच रही थी और आखिर वो उसे पानी में खींच लेती है। सीन कटा होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि ये आदमी हॉस्पिटल वापस आ गया था। वो एदा को ढूंढ रहा था क्योंकि वो एदा को कुछ बताना चाहता था। वो एदा को देख भी लेता है और जब उसे पुकारता है तो एदा बगैर उसकी आवाज सुने वहां से चली जाती है और जब वो उसका पीछा करता है तो अगले रूम में उसे एदा नजर नहीं आती। तभी वहाँ पे उसका पाँव स्लिप होकर वो नीचे गिर जाता है और यहीं पर घास काटने वाली मशीन ऑन होकर उसके ऊपर गिर जाती है और तब तक चलती रहती है जब तक वो आदमी मर नहीं जाता। देखने को मिला कि इस मशीन को तैंत्री ने ही कंट्रोल किया हुआ था और असल में इस आदमी को तैंत्री नहीं मारा।
अगले सीन में हम पीका और इरम दोनों को सोते हुए देखते हैं। यहाँ पर पीका को सोते हुए झटके लगने लग जाते हैं और थोड़ी देर बाद जब वो होश में आती है तो दिखती है कि इरम को भी झटके लग रहे थे। वो इरम को होश में लेकर आती है और इरम उसे बताती है, तुम्हें याद है उस दिन वो लड़की जो डेंटल चेयर पर आकर बैठ गई थी? इस टाइम वही लड़की पहले तुम्हारे ऊपर थी और जब मैंने तुम्हें देखा और जगाने की कोशिश की तो वो मेरे ऊपर आ गई। ये सब बातें बताते हुए इरम बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। वो बताती है उसकी लंबी सी जुबान थी जिससे वो मुझे चाट रही थी और वो मेरे बालों के साथ भी खेल रही थी। वो कोई इंसान नहीं है पीका। अभी ये लोग घबराए हुए ही थे कि अचानक कोई इनके दरवाजे पर नॉक करता है और इन्हें बताया जाता है कि इनके हॉस्पिटल में एक और मौत हो गई है, जैसे अभी कुछ देर पहले ही हमने देखा है। अगली सुबह पीका एदा के रूम की तरफ जाती है क्योंकि एदा के हस्बैंड की डेथ हुई थी। वो एदा के साथ अफसोस करना चाहती थी। उसने देखा कि एदा के रूम में इस टाइम रिंगो था जो उसे सच बताने को कह रहा था और साथ में ये भी कह रहा था कि अगर तुमने मुझे सच ना बताया तो मैं तुम्हारी हिफाजत की कोई गारंटी नहीं ले सकता। पर इतनी ही देर में वहाँ पीका के आने से रिंगो गुस्सा होकर वहाँ से चला गया। रात होने पर पीका देखती है कि इरम बहुत ज्यादा परेशान होकर लॉन में बैठी हुई थी। वो रो रही थी। पीका उसके पास जाती है और उससे पूछती है, आखिर तुम्हें क्या हुआ है? इरम कुछ बताना नहीं चाहती थी तो पीका ने उससे कहा, अगर तुम मुझे बताओगी नहीं तो मैं तुम्हारे मसले कैसे हल करूंगी? उसका ये कहना था कि इरम फूट फूट कर रोने लगी और उसे बताती है कि उसके दोस्त के साथ साथ यहाँ क्लिनिक में भी कई मर्तबा उसके साथ ज्यादती हुई है। पीका ने उससे सवाल किया कि हॉस्पिटल में कौन था। इससे पहले कि वो कोई जवाब दे पाती पीका का फोन बज उठता है। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि इरम के दोस्त की बाइक को तैंतरी रोक लेती है। वो उससे लिफ्ट मांगती है और इतनी खूबसूरत लड़की को देखते हुए वो लड़का भी लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाता है और उससे पूछता है, कहाँ है तुम्हारा घर? वो उसे घर की डायरेक्शन दिखाती है और उसके पीछे बैठ जाती है। इस टाइम तैंतरी उसे एक ऐसा एलुयन दिखाती है कि जैसे वो एक ब्रिज पर हो। वो उसकी कमर को पीछे से पकड़ लेती है और वो लड़का इस एहसास में बाइक की स्पीड तेज कर देता है और वो पहाड़ी से नीचे गिर जाता है क्योंकि असल में यहाँ पे कोई भी ब्रिज नहीं था। पीका को भी जो कॉल आई थी वो इसी एक्सीडेंट के बारे में आई थी, इसीलिए वो फौरन इरम को लेकर निकल जाती है। ये लोग भी उस हॉस्पिटल में जाते हैं तो देखते हैं कि उस लड़की की मॉम बहुत ज्यादा रो रही थी। इरम जब बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी वो उठकर अपने हॉस्टल में वापस आती है, जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करती है और यहाँ से जाने लगती है। पीका जब उससे सवाल करती है कि तुम ट्रेनिंग क्यों छोड़ रही हो तो इरम कहती है, मैं ट्रेनिंग करूँ ही क्यों जब मैंने जाकर दिमाग का ख्याल ही रखना है। वैसे भी वो कौन सा मुझसे कोई बात पूछता है। वो मुझ पर फोर्स करता है। पहले उसने मुझे ड्रिंक किया, मेरे साथ जबरदस्ती की और इसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तब उसने मुझे अबॉर्शन करने के लिए फोर्स किया। ये सुनकर पीका शॉक रह गई थी। इतनी बड़ी बातें तो इरम ने उसे बताई ही नहीं थी। इससे पहले कि पीका उससे कह पाती इरम उससे कहती है कि तुम तो एक फरिश्ता हो, तुम्हें तो जैसे कुछ पता ही नहीं। ये बात सुनकर पीका उससे कहती है, ऐसा नहीं है, दिमस ने पहले मेरे साथ दोस्ती करने की भी कोशिश की थी और जब उसने जबरदस्ती की मेरे साथ कि मैं उसके रूम में जाऊं तब मैंने उसे छोड़ दिया था और इसी वजह से हम दोनों का ब्रेकअप भी हुआ था। ये बातें सुनकर इरम को पता नहीं क्या होता है, उसकी आंखें किसी शैतान की आंखों में बदल जाती हैं और वो एक भूत जैसी लगने लग जाती है। वो जोर से चिल्लाती है और उसके बाद बेहोश हो जाती है। सुबह होने पर पीका को पता चलता है कि इरम अपना रेजिग्नेशन लेटर दे चुकी है। वो टीटू से जाकर बात करती है तो टीटू से कहता है, हाँ मैंने उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया है क्योंकि अगर कोई यहाँ पर काम करना नहीं चाहता तो मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा। अब पीका उससे इस हॉस्पिटल के ऑनर के बारे में सवाल करती है जो आज तक यहाँ पर आया ही नहीं था। तो टीटू मुस्कुराते हुए उससे कहता है, असल में यहाँ का ऑनर मैं खुद हूँ और मैंने अपना नाम और पहचान इसलिए छुपाई हुई है क्योंकि मैं अपने स्टाफ को ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। पिछली मरतबा भी ये क्लिनिक बंद हो गया था इसलिए मैं नहीं चाहता कि अब की बार कोई गलती हो। पीका जब उसे हॉस्पिटल के बंद होने के बारे में बात करती है तो वो उसकी बात काट कर चला जाता है। लेकिन अब पीका को ये बात जानी थी कि आखिर ये हॉस्पिटल बंद कैसे हुआ और यहाँ पर ये सब कुछ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। सर्च करते हुए उसे पता चलता है कि यहाँ पर तैंतरी नाम की डॉक्टर ने सुसाइड की थी। वो तैंतरी के ऊपर उल्ट सर्च करती है तो तैंतरी के साथ उसे रिंगो की पिक्चर नजर आती है और उसी टाइम उसे रिंगो कंप्यूटर लैब के बाहर खड़ा दिखाई देता है जिसकी वजह से वो डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। वो अब रिंगो की इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर चुकी थी। अगले दिन जब रिंगो हॉस्पिटल से जाता है किसी काम से तो वो उसका बैग चेक करती है जहाँ पर न्यूज़पेपर की छोटी छोटी कटिंग्स थी जिसमें लंबाया क्लिनिक में एक गायनेकोलॉजिस्ट की डेथ की रिपोर्ट थी। इसके बाद वो उसके बैग से एक एल्बम निकालती है जिसके अंदर पिक्चर्स नहीं थी बल्कि लड़कियों के बाल थे और उनके ऊपर लड़कियों का नाम भी लिखा हुआ था और इस एल्बम में इरम के भी बाल थे। इतनी देर में यहाँ पर रिंगो भी आ जाता है और पीका डर कर छुप जाती है। रिंगो आते ही अपना बैग चेक करता है तो यहाँ पर उसे एल्बम नहीं मिलता और वो घबरा जाता है। रिंगो जब उस एल्बम को ढूंढने के लिए बाहर जाता है तो पीका भी बाहर भाग जाती है। घबराए हुए वो टीटो से टकरा जाती है और टीटो से पूछता है, क्यों इस तरह भाग रही हो? तो वो बताती है कि मेरे हाथ में रिंगो के खिलाफ कुछ सबूत है। मुझे लगता है कि तैंतरी के मरने के पीछे और कोई नहीं बल्कि रिंगो है और हो सकता है कि इरम के साथ भी ज्यादती करने वाला रिंगो ही हो। ये बात सुनते हुए टीटो उसे शहर से दूर ले जाता है और उसे बताता है कि तैंतरी की मौजूदगी वो आज भी फील कर सकता है। उसे बताता है कि तैंतरी इसी हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट थी लेकिन फिर मैंने एक दिन देखा कि उसने सुसाइड कर ली थी।
इस हॉस्पिटल के बारे में बहुत बातें बनी और आखिर इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया। लेकिन मैं कहूँगा कि तेंतरी बहुत अच्छी थी। ये सच्चाई बताने के बाद पीका घर वापस आ जाती है और रात में उसे एक अजीब ख्वाब आता है जिसमें वो देखती है कि तेंतरी ने एटा के गोद में सर रखा हुआ था और वो रो रही थी। लेकिन अगले ही सीन में तेंतरी एक कब्र के पास थी। वो तेजी से कब्र खोद रही थी अपनी हाथों से और जैसे ही इरम उसके अंदर दिखती है तो तेंतरी इरम को पकड़कर कब्र के अंदर खींच लेती है और यही से सीन कट हो गए। पीका को होश आ जाता है और उसे रियलाइज होता है कि ये उसका बस ख्वाब था। होश में आने पर उसने देखा कि इरम जो अभी यहीं पर थी वो भी अपने बेड पर नहीं थी। इरम को ढूंढते हुए वो बाहर चली जाती है और फौरन से टीटू को भी कॉल कर देती है कि इरम हॉस्पिटल में नहीं है। आज उसे हाइड्रोथेरेपी रूम के बाहर सीलिंग का एक हिस्सा टूटा हुआ नजर आता जिसके नीचे लेडर भी रखी हुई थी। वो इस लेडर को रखकर इसके ऊपर चढ़ती है तो देखती है कि अंदर इरम थी और वो भी बहुत ही डरावनी हालत में। उसे किसी ने पोसेस किया हुआ था, यानी उसके ऊपर किसी बुरे भूत ने कब्जा किया हुआ था। वो इस टाइम पानी में लेटी हुई थी और वो जल्दी से पीका को भी पकड़कर इसी पानी में डुबाने लग जाती है। वो कई मरतबा पीका को ऊपर लेकर जाती है और वापस नीचे लेकर आती है, बार बार उसका सर पानी में डुबाती है, यहाँ तक कि पीका मरने के करीब ही होती है। तो वो जब अपना सर बाहर निकालती है तो देखती है कि इरम वहाँ पर नहीं थी और अब ये रूम पहले से काफी बेहतर हालत में था। वो इस रूम के बाहर जाती है तो उसे टीटू दिखाई देता है जो एक ग्लास के अंदर कोई खास चीज मिला रहा था और तभी वहाँ पर तेंतरी आई। टीटू ने वो ग्लास तेंतरी को पिला दिया जिसके बाद तेंतरी बेहोशी की हालत में चली गई और ऐसी हालत में टीटू ने उसका फायदा उठाया और जब वो होश में आने लगी तो उसने तेंतरी को धमकी दी कि अगर तुमने मेरे बारे में किसी को भी कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी फैमिली को भी मार दूंगा। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि तेंतरी किसी को कॉल करके सब कुछ बताने की कोशिश कर रही थी तो टीटू उसे सर से खींचता हुआ हाइड्रोथेरेपी रूम के अंदर ले गया। उसने कहा कि मैंने मना किया था ना कि तुम किसी को इस बारे में नहीं बताओगी, अब इसकी सजा भुगतो। ये कहते हुए वो उसे बालों से पकड़कर बार बार हाइड्रोथेरेपी के अंदर मुंह देता है, यहाँ तक कि तेंतरी मर जाती है। और जब वो मर जाती है तो टीटू यहाँ पर उन दोनों स्वीपर्स को बुलाता है जिनकी पहले ही इसी मूवी में डेथ हो चुकी है और उनकी मदद से वो तेंतरी को फांसी पे लटका देता है इस तरह से कि सबको लगे कि ये सुसाइड है। फांसी पे लटकाने के बावजूद भी तेंतरी असल में मरी नहीं थी, उसके जिस्म में जान थी और जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को फांसी से उतारने की बहुत कोशिश की और यहाँ पर एदा भी आ गई जो उसकी मदद करना चाहती थी। लेकिन टीटू ने उसे रोक दिया और बाद में तेंतरी को मारने के लिए उसका गला तक काट दिया। ये सारे वियंस खत्म होने के बाद पीका अपने आप को दोबारा पानी के अंदर पाती है और देखती है कि इरम भी पानी के अंदर थी। इतने में असली टीटू भी यहाँ जाता है और उनसे पूछता है क्या सब ठीक है। पीका कहती है हाँ सब कुछ ठीक है और इरम का ख्याल भी मैं खुद ही रख लूंगी। ये कहकर वो इरम को अपने कंधे पर डालते हुए यहाँ से ले जाने लगती है और इरम से पूछती है कि तुम वहाँ क्या करने गई थी। इरम बताती है कि मैं वहाँ पर अपना खुद अबॉर्शन करने गई थी। और यहाँ पर एक और वियन से हमें पता चलता है कि इरम के साथ भी किसी और ने नहीं बल्कि टीटू ने ही ज्यादती की थी। और ये वियन इरम को आते ही इरम एक और मर्तबा बेहोश हो जाती है। अब इतने में ही उसके पीछे टीटू आ जाता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुमने भी किसी को इस बारे में बताया तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। ये कहते ही वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगा था। पीका जब अपने आप को बचाने की कोशिश करती है तो वो एक पेन लेकर उसके हाथ में स्टैब कर देता है। पीका जब दर्द से चिल्लाती है तो वो उसके साथ जबरदस्ती करता है कि तुम रोना बंद करो। इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता पीछे से रिंगो आकर एक बड़ा सा इंजेक्शन टीटो की गर्दन में लगा देता है, यहाँ तक कि टीटो बेहोश हो जाता है। यहाँ पर रिंगो अब पीका से माफी मांगता है और उससे कहता है कुछ नहीं होगा। वो उसे बताता है कि हाँ मैं ही तेंतरी का फियांसे था, इसलिए उस दिन तुम्हें पिक्चर्स में मैं उसके साथ दिखा। तेंतरी जब मरी तब वो प्रेग्नेंट थी लेकिन मैं उस बच्चे का डैड नहीं था। मुझे ये भी पता था कि तेंतरी के साथ जो कुछ हुआ वो उसे क्लिनिक में हुआ, लेकिन मैं पुलिस को इसलिए नहीं बता सका क्योंकि मैं जानता था कि टीटो बहुत ज्यादा होशियार है, इस वजह से मैं खुद भी मुश्किल में आ जाऊंगा। लेकिन उस सब के बावजूद भी मैं तेंतरी को अपनाना चाहता था। लेकिन अगले ही दिन मुझे तेंतरी की हॉस्पिटल में लटकी हुई लाश मिली। पीका उसे बताती है कि तेंतरी अभी भी इसी हॉस्पिटल में है और वो सबको हॉन्ट कर रही है, सबको डरा रही है और अपना बदला भी ले रही है। और इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए मुझे लगता है कि हमें उस रूम को ख़त्म करना होगा। अभी ये लोग बातें ही कर रहे थे कि इतने में पीछे से टीटू को होश आ गया और उसने उठकर टिंगो को अपने पास मौजूद एक चाकू से स्टैब कर दिया। और ऐसा करते हुए टीटू बहुत ही बेशर्मी से बोलता है कि हाँ तेंतरी मेरे ही बच्चे की माँ बनने वाली थी। पीका डरते हुए यहाँ से इरम को ले जाती है जबकि टीटू यहाँ पर बैठकर सिगरेट जलाकर पीने लग जाता है। और उसके फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि वो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उसके डैड ऐसे थे। उसके डैड उसकी मॉम के साथ हमेशा ज्यादती करते थे और वो रोज ऐसा होते देखता था। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और वो बड़ा हो गया। एक दिन उसने इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने का सोचा और अपने डैड को उसने जूस में जहर मिलाकर मार दिया। इन्हीं ख्यालों में वो अब बोलता है कि वक्त आ गया है कि मैं अपने डैड की तरह तुम सबको मार दूं। ये कहकर वो इरम और पीका को ढूंढकर उनके पास आ जाता है। यहाँ पर जब वो इरम और पीका को मारने ही वाला था पीछे से हमें देखने को मिला कि रिंगो अभी भी जिंदा था। वो किसी तरह अपने आप को पट्टी बांधते हुए हाइड्रोथेरेपी रूम को तबाह करने की कोशिश करता है
जबकि यहाँ पर टीटो अब इन दोनों लड़कियों को मारने ही वाला था। इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, यहाँ पर एदा आकर एक नाइफ उसकी चेस्ट में स्टैब कर देती है और कहती है बस बहुत हो गया तुम्हारा खेल। जिसके बाद अब एदा इरम के पास आती है और उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। एदा उससे पूछती है कि क्या आप तैंतरी को जानती हैं। एदा शौक में रह जाती है और हाँ में जवाब देती है। अब इरम आगे होकर एदा की नाक से नाक मिलाती है और एदा को याद आता है ऐसा सिर्फ तैंतरी ही कहती थी और इस टाइम रिवील हुआ कि इरम के अंदर और कोई नहीं बल्कि तैंतरी ही थी। एदा ने रोते हुए इससे कहा मैं तुम्हें आज भी मिस करती हूँ। अभी उसने कहा ही था कि पीछे से टीटो ने आकर एदा के ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद अब वो पीका को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन वो नहीं जानता था कि इरम की बॉडी में तैंतरी अब उसे ख़त्म करने के लिए आ चुकी है। वो पीछे से उसके ऊपर हमला करती है और जब वो नीचे गिर जाता है तो वो उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाती है। वो उसकी आंखों पर हमला करके एक आंख में निकाल देती है और इससे पहले कि वो उसकी दूसरी आंख के ऊपर हमला करके वो भी निकाल देती, पीका उससे कहती है बस बहुत हो गया, तुम ये सब जो कर रही हो ये बंद कर दो, तुम्हारा बदला पूरा हो गया है, तुम्हारी रूह को भी सुकून चाहिए, हम उस हाइड्रोथेरेपी रूम को खत्म कर रहे हैं, उसके बाद तुम्हारी रूह को सुकून आ जाना चाहिए। ये बातें सुनते ही तैंतरी इरम की बॉडी को छोड़कर यहाँ से चली जाती है और पीका इरम को लेकर यहाँ से चली जाती है। सीन कट होकर कुछ अरसे बाद का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर टीटू जेल में था, जहाँ उसके पास उसकी एक्स वाइफ मिलने के लिए आई और उसने बताया कि असल में मैंने हॉस्पिटल में तैंतरी की सोल को देख लिया था, मैं उस दिन भी तुम्हें फोन करके गई थी लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुन पाए। वो उसकी बातों से बहुत ज़्यादा हैरान होता है और तब हमें रिवील होता है कि असल में तैंतरी अभी भी उसकी एक्स वाइफ की बॉडी में थी और उसे पोजेस किए हुए थी, यानी तैंतरी का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था, टीटो मरा नहीं था और वो बदला लिए बगैर इस दुनिया से जाने वाली नहीं थी। और बस यही सब दिखाते हुए ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है।